पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी के लिए इस विधानसभा चुनाव में करो या मरो की जंग बन चुकी है। जी हां, किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी और मुस्लिम वोटों का निर्णायक असर। पश्चिम यूपी में ये तीन बड़ी पहेलियां हैं जिनका हल निकालना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी हल की तलाश में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह 3 दिनों से जाटलैंड में ऑपरेशन कमल चला रहे हैं। आज वो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जाएंगे। शाह के अलावा बीजेपी के बाकी दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत इन दिनों पश्चिमी यूपी पर झोंके हुए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे कर रहे हैं। आज वो मुरादनगर पहुंच चुके हैं, इसके बाद बागपत जाएंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इटावा और बरेली में मतदाताओं को रिझाएंगे। ये जाटलैंड में जमीन बचाने की जंग है। पश्चिमी यूपी की सियासत में उबाल है। जाटलैंड के समर में उतरे बीजेपी के दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में भगवा का हल्ला बोल। जी हां, इस बार भी लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाएगा और 2014 से लगातार जाटलैंड में अपनी सियासी जमीन को पुख्ता करती आ रही बीजेपी की सारी उम्मीद इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है। बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। जाटों की नाराजगी का अंदेशा है, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि ये नाराजगी ईवीएम तक आते आते खत्म हो जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा है। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कमान संभाल ली है। 26 जनवरी को उन्होंने सैकड़ों जाट नेताओं से बात की और इसके बाद लगातार बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के दौरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड में सीधे वोटरों से संपर्क कर रही है, घर घर दस्तक दी जा रही है। आज एक बार फिर बीजेपी के सबसे बड़े नेता एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर होंगे। बीजेपी के 4 बड़े दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में दर्जनों सीटों पर सीधी दस्तक देंगे। ये सियासी सूरमा हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये तो बड़े नेता हैं और भी बीजेपी के कई मंत्री और नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। बीजेपी के बड़े नेता एक साथ 3 जिलों में प्रचार करेंगे। एक नजर डालिए। अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर सदर में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। देवबंद में भी शाह घर घर दस्तक देकर वोट की अपील करेंगे। सहारनपुर देहात में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसी तरह जेपी नड्डा भी आज कम से कम 3 जिलों में तूफानी प्रचार करेंगे। सबसे पहले नड्डा बरेली की भोजीपुरी सीट पर घर घर संपर्क करेंगे। इटावा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इटावा में ही बीजेपी अध्यक्ष घर घर संपर्क करेंगे और औरैया में प्रभावी वोटरों से बात करेंगे। इन 2 दिग्गजों के साथ खुद यूपी के सीएम योगी भी आज मुरादनगर और बागपत में संपर्क करेंगे। योगी भी घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। उनके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बिजनौर में होंगे। 2017 में पश्चिमी यूपी की 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस प्रदर्शन को दोहराना जरूरी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जाट मुस्लिम समीकरण बिठा रही है तो बीजेपी 80 बनाम 20 के मंत्र के साथ साथ सियासी हल्ला बोल कर रही है। आज तक ब्यूरो। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इटावा से हमारे साथ समर्थ जुड़ रहे हैं और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, अमित शाह लगातार हम खुद ही देख रहे हैं जो कि राजनीति के, न सिर्फ बीजेपी के, एक तरह से अब तो ये लगने लगा है कि पूरी राजनीति के ही चाणक्य वो हैं। उनका दौरा जब इतना धुआंधार और पश्चिमी यूपी पर इतना जोर है, इसके मायने साफ समझ में आते हैं। किस तरह का कार्यक्रम आज?
देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी बड़ी सभाएं नहीं कर पा रही है, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता छोटी छोटी सभाएं जरूर कर रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर में हैं। आप अगर अमित शाह के इस पूरे हालिया कार्यक्रम को देख लें, जाटों से मिलना, उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, उन्हें ऑफर करना, उसके बाद कैराना से शुरू होता है ये सफर, मथुरा पहुंचता है और आज वो मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में हम जहां मौजूद हैं, यहां पर सबसे पहले वो मतदाता संवाद के जरिए, वोटर संवाद के जरिए शुरुआत करेंगे और शहर में तकरीबन 4-5 जगहों पर जाएंगे। कई जगहों पर वोटरों के बीच डोर टू डोर कैंपेन यानी दरवाजा खटखटाकर उन्हें अपने पर्चे बांटेंगे और उसके बाद एक कार्यकर्ता के घर खाना खाना है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो मामला है ये मैसेजिंग का मामला है, यानी कि बीजेपी बड़ी सभाएं नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं आ पाए हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी सभाओं की इजाजत नहीं दी है। लेकिन जो बड़े नेता हैं, आप देख लें, आज अमित शाह इस इलाके में है तो जेपी नड्डा इटावा में है, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है, उनका घर कहा जाता है। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा जो बीजेपी की चिंता है वो जाट वोटों की चिंता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक नाराजगी, एक सर्वव्यापी नाराजगी उनके भीतर फैली हुई है और उसे ही दूर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वो इलाके रहे हैं जहां पर ध्रुवीकरण के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला था और उसकी कोशिश भी आप देखिए पश्चिम में खूब सुनाई दे रही है। चाहे मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने कल मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र करते हुए सचिन और जो बच्चे मारे गए थे उनकी याद दिलाई और कहा कि उनके खून के छींटे हैं लाल टोपी पर। इसी तरीके से अली और बजरंगबली की बातें आप सुन रहे हैं लोनी में। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर एक तरफ नाराजगी है, गांवों में नाराजगी है, जाटों में जो आरएलडी के साथ खड़े हुए बड़ी तादाद में जाट दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी की कोशिश है कि इसे किसी भी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। श्वेता, और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही है अपने प्रचार में भी, अपने भाषणों में, कि बीजेपी पुरानी बातें कर रही है, नई बात वो नहीं कर रही है, इसलिए वो कह भी रही है। समर्थ के पास चलते हैं इटावा, जहां पर आज जेपी नड्डा वहां पर पहुंचने वाले हैं। किस तरह का कार्यक्रम समर्थ वहां पर जेपी नड्डा का आज रहने वाला है? देखिए, जेपी नड्डा के आज 3 दौरे हैं। शुरुआत बरेली, फिर इटावा और फिर औरैया। तो सबसे खास इटावा इसलिए बन जाता है क्योंकि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है। यूं तो 3 विधानसभा सीटों में 2 भाजपा के पास है 17 इलेक्शन में और 1 जसवंत नगर जो कि शिवपाल यादव के पास है। पर इस बार भी चीजें टफ होने वाली हैं दोनों ही पार्टीज के लिए। नड्डा के कार्यक्रम की अगर आप बात करेंगे तो 12:30 अराउंड वो इटावा पहुंचेंगे। इटावा क्लब में अपने कार्यकर्ताओं से साथ बैठक करेंगे, 2 उनकी मीटिंग्स लगी हैं, संबोधन करेंगे, कार्यकर्ताओं से वहां के बात करेंगे, इटावा के लोकल नेताओं से बीजेपी की बात करेंगे कि जिले में कैसे पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि खाली 17 के आंकड़ों के दम पर बीजेपी इस चुनाव में नहीं उतर रही है। उसको ग्राउंड लेवल पर पता है कि चीजें क्या है, क्योंकि वर्चस्व अभी भी समाजवादी पार्टी का इटावा में बरकरार है। पूरी जो बेल्ट है, इटावा, सैफई, मैनपुरी, ये सब एरियाज कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव के समय से एक तरह से उनकी कर्मभूमि रही है और उत्तर प्रदेश चुनाव में हमेशा इन जिलों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। इसके बाद जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन भी करने वाले हैं, पर्चे बांटेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। इस कार्यक्रम के खत्म होने के 3-3:30 बजे के बाद वो औरैया के लिए रवाना होंगे, जहां भी उनकी मीटिंग्स लगी हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। पर इटावा का दौरा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि 20 जनवरी को यहां पर मतदान होना है 3रे चरण में और इसको लेकर यहां पर सरगर्मियां अभी से बढ़ गई हैं। कल शिवपाल सिंह यादव ने यही नामांकन किया और नामांकन का प्रोसीजर 1 तारीख तक यहां पर चलना है। उसके बीच में जेपी नड्डा का दौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जेपी नड्डा का पहला दौरा इटावा में है और अहम इसलिए है, जैसा कि मैंने कहा, जो स्ट्रॉन्ग जोन समाजवादी पार्टी के हैं, बीजेपी उनको भी नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ अमित शाह देवबंद में अगर हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में है, स्मृति ईरानी मेरठ में है, तो वहीं जेपी नड्डा आज इटावा आए हैं। इटावा आने का क्लियर मैसेज ये है कि भले समाजवादी पार्टी का कुछ जिलों में वर्चस्व हो, पर बीजेपी उनको भी नहीं छोड़ेगी और सेंधमारी करने की पूरी कोशिश करेगी। जी, आएंगे समर्थ आपके पास। अमित भारद्वाज हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। अमित, अब इन तमाम जगहों पर जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से जाट नेताओं या फिर आरएलडी अध्यक्ष को मिलाने की बात जो सामने आई थी, उससे कहीं ना कहीं ये तो जरूर लग रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से जो भी मैसेज दे, लेकिन बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर एहसास अच्छी तरह से है कि इस बार 2017 वाला मामला कम से कम नहीं है। बिल्कुल सही श्वेता, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक साथ कई सारे बड़े नेता, दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के एक ही बार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में प्रचार से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए गए बयान का जिक्र था।
साथ ही पटेल के नाम पर ललकार भी थी, जिसने एक बार फिर पश्चिमी यूपी की सियासत को गर्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बन करके आए, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश अब भूलना भी चाहें तो बीजेपी उन्हें कैसे भूलने दे। 31 अक्टूबर 2021 को तो अखिलेश पूरी तरह चुनावी रंग में भी नहीं आए थे, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने की खातिर उनकी जरा सी जुबान क्या फिसल गई, बीजेपी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। विकास का डबल इंजन चाहे जितना धुआं उड़ा ले, ये सत्य है कि बीजेपी भी जानती है कि उनका चुनावी मोक्ष पाकिस्तान के घाट पर ही होगा। लेकिन जिस चुनावी मोड़ पर बीजेपी को घूम फिरकर खुद पहुंचना था, एकदम सीधी सड़क पर अखिलेश की साइकिल ने वो मोड़ ले लिया। अब बीजेपी उन्हें भूलने दे तो कैसे। करीब 2.5 महीने हो गए अखिलेश ने दोबारा जिन्ना का नाम नहीं लिया, तो आज मेरठ रवाना होने से पहले योगी ने याद दिलाकर अपना चुनावी कर्तव्य पूरा किया। वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते चुनावी रैलियों पर 31 जनवरी तक रोक लगा रखी, यानी मेरठ में किसी मंच से जिन्ना का नाम लेकर योगी अखिलेश पर चढ़ाई नहीं बोल पाएंगे। घर घर दस्तक देकर हर एक परिवार को जिन्ना की कहानी सुनाना शायद थोड़ा मुश्किल हो, इसीलिए यूपी की जनता को अखिलेश वाले जिन्ना के शीशे में उतारने की जिम्मेदारी लखनऊ में बैठकर उनके सिपह सालारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संभाली। ये चुनाव है किसानों की अस्मिता का। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। जिन्ना की एंट्री चुनाव में पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जिन्ना के साथ पटेल की डबल लॉटरी खुद अखिलेश ने 31 अक्टूबर को बीजेपी के हाथ में थमाई थी, जिसे तब से लेकर अब तक बीजेपी लगातार कैश करा रही है, क्योंकि पटेल वैसे भी बीजेपी के परम पूज्य हो चुके हैं। जिसने देश का विभाजन किया वो याद क्यों आता है? क्यों उनको वो नहीं याद आता जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को जोड़ करके ये भारत महान देश सरदार पटेल ने बनाया? क्यों याद नहीं आता? क्यों उनको उसकी आत्मा और रूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो प्रेम क्यों जागता है? मित्रों, ये समाज को खंडित करके राजनीति करने की तरीके सीखे। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने भाषणों में बार बार पटेल का नाम लेते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में पटेल के योगदान को कम करके दिखाया। बीजेपी दावा करती है कि उसने पटेल के योगदान को नई पहचान दी। खुद पीएम मोदी ने 2018 में पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में बन रहे भारत के पहले बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम भी सरदार पटेल के नाम पर है। ऐसे में जिन्ना और पटेल का नाम एक साथ लेकर अखिलेश ने बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले में उत्प्रेरक का काम कर दिया। ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। पहले जिन्ना फिर पटेल। अखिलेश अपनी दलीलों पर ज्यादा दिनों तक तर्क वितर्क नहीं कर पाए। मन ही मन झुंझला रहे होंगे कि बोला तो क्यों बोला। सवाल उत्तर प्रदेश में निवेश आए कि ना आए, आज सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे नहीं बात करना, इसीलिए इस तरीके से जानबूझकर ये जिन्ना कहना, वो जातियां नहीं गिनना चाहते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के असली मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे। हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्रों में बात करीब करीब एक जैसी ही होती है। कहने के लिए सभी दल विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार के ही सपने दिखाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ये सपने आंखें खुलने के बाद गुम हो जाने हैं। इसीलिए वो भी चुनावी लड़ाई का मजा उठाने के लिए उन मुद्दों को ढूंढती है जो घोषणा पत्रों के बाहर बयानों में होते हैं। आज तक ब्यूरो। देश में आज भी कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार 8वें दिन रोज के केस में कमी आई है। 24 घंटे में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक देश में आज 2,35,000 नए मामले दर्ज किए गए, लेकिन मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। 24 घंटे में देश में 871 मरीजों की मौत हो गई है। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना में मामले लगातार बढ़े हैं।
केरल में तो आज 54,000 से ज्यादा नए बीमार मिले हैं। तो आपको बता दें कि देश में हालांकि पिछले 24 घंटे में देखिए केरल में 51,739 कल थे मामले, आज 54,000 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो कल 4,291 केस सामने आए थे, आज 4,044 मामले सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात करें तो कल 34 मामले सामने आए थे और आज 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। क्या है यूपी का मिजाज? ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आज तक ने इसे समझने और समझाने की कोशिश की है। यूपी की इसी लड़ाई में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि अखिलेश को ना कोरोना टीका पसंद है और ना ही माथे का टीका पसंद है। तो आपको बता दें कि जुबानी जंग और ट्विटर युद्ध चरम पर है इस वक्त। इस बीच डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश को ना कोरोना टीका पसंद है और ना ही माथे पर टीका पसंद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीनी हालात कांटे की टक्कर का संकेत दे रहे हैं। आज तक ने मुजफ्फरनगर के उस गांव का मूड जाना जहां दंगों में 3 जाटों की मौत हो गई थी। क्या इस बार भी दंगों का दर्द मुद्दा है या किसानों का मुद्दा हावी है? कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट देखिए। खेत खलिहान, गांव मैदान, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो धरती है जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक योद्धाओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कड़कड़ाती ठंड है, खेती किसानी का मौसम है, लेकिन जाटलैंड में जबरदस्त सियासी गर्मी है। आज तक संवाददाता कुमार कुणाल मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव पहुंचे हैं। ये वही गांव है जिसने 2013 में दंगे की आग झेली। सवाल है कि क्या 2022 के चुनाव में उसकी तपिश महसूस हो रही है? क्या अब भी उसी तरीके से दंगों का मुद्दा लोगों के मन में घर कर रहा है या फिर यहाँ पर माहौल बदल गया है? किसानी का मुद्दा जो की बात हो रही है वो आ गया है। कई लोगों से हम बात करेंगे। क्या है मुद्दा इस बार? इस बार मुद्दा विकास का है। विकास हुआ है भाजपा सरकार में और सभी सुविधाएं जो आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई, इस सरकार ने दिया है। क्या यही मुद्दा है या अब माहौल बदल रहा है? यही मुद्दा है, यही कानूनी मुद्दा है, यही मुद्दा है। कुछ लोग और हैं। इस बार क्या किसानी का मुद्दा चलेगा या फिर जो इस सरकार में, बीजेपी सरकार में जो है किसानों के लिए भी बढ़िया कराया इन्होंने। जो कह रहे थे कि भाई ये वो नहीं दे पाते, गन्ने का वो नहीं आ रहा बकाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सरकार है। पश्चिम यूपी की चुनावी डगर में इस बार तमाम किस्मों के अगर मगर हैं। यहाँ की सियासी हवा में शक और संशय है। धार्मिक ध्रुवीकरण का यहाँ लंबा अतीत रहा है, तो अब की बार कृषि कानूनों पर घमासान का असर साफ दिख रहा है। राकेश टिकैत अपने गांव में मौजूद हैं। हम उनके दरवाजे तक भी पहुंचे, कुछ सख्त सवाल पूछे तो कुछ साफ जवाब भी मिले। क्या लगता है कि सिर्फ किसानी का मुद्दा इस बार है कि इस बार भी कहीं ना कहीं जो दंगों का असर है वो भी दिखाई? ना, यहाँ कहीं नहीं दिखाई देने का। लेकिन जो सरकार है वो से जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे कि उसको दंगा हिंदू मुस्लिम जिन्ना उस पर लेकर जाए, उसे स्टार्ट कर रहे। वो तो बंद कर दिया, वो चलेगा ही नहीं। वो तो कटान मजाक इनका। ये स्पीच देंगे, उनके जो भाषण दे रहे उसमें नहीं आना। वो पूर्ण रूप से झूठ पे आधारित स्पीच होगी। हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये 15 मार्च तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में चला जाएगा। सरकारी मेहमान हैं, जो वे स्पीच देंगे, जो प्रवचन देंगे, उन प्रवचनों को सच नहीं मानना। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी जाटलैंड में डैमेज कंट्रोल करने में जी जान से जुटी है। 2017 में ऐतिहासिक जीत के पीछे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कामयाबी का बड़ा हाथ था, लेकिन किसान आंदोलन ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए हैं। किसानों का समर्थन बीजेपी के लिए बड़ा सवाल बना है। सवाल है, क्या पश्चिम यूपी के किसान बीजेपी के साथ आएंगे? क्या जाटों के असंतोष को बीजेपी थामने में कामयाब होगी? जाटलैंड में किसानों का सवाल, बड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण।
आज तक संवाददाता ने गांव-गांव घूमकर इन्हीं सवालों की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन कोई साफ जवाब सामने नहीं आया। ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति इस बार बेहद पेचीदा हो गई है। मुजफ्फरनगर का इलाका है, मुजफ्फरनगर का बुडाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में आता है सिसौली, जहां से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी है। तो ये एक तरीके से जो जाट वोटर है वो कम से कम इस गांव में एक तरफा तो नहीं नजर आता है। यहाँ पर भी राय बटी हुई है। कई लोग अब भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के या फिर आप कह लें दंगों का दर्द है उसको लेकर के बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ लोकदल या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ भी किसानी के मुद्दे को लेकर के कई लोग साफ तौर पर नजर आते हैं। कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बड़ा फैक्टर माना जाता है। आजकल जयंत चौधरी मंझे हुए नेता की तरह बयान दे रहे हैं। उनकी रणनीति जाट वोट को अपने कब्जे में करने की है। हालांकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान 2017 वाली जीत दोहराने का दावा कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार भी जाट बीजेपी का साथ देंगे। आखिर संजीव बालियान ऐसा क्यों कह रहे हैं? जाटलैंड से आज तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूपी में जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर हफ्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। तो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। ये पश्चिमी यूपी का युद्ध है जो बीजेपी और अखिलेश के बीच छिड़ गया है। लेकिन पश्चिमी यूपी में अखिलेश अकेले नहीं है, उनके साथ जाटलैंड में अपनी पकड़ रखने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी हैं। लेकिन जब से अखिलेश और आरएलडी ने टिकट बांटे हैं, तब से कहा जा रहा है कि जाट इस गठबंधन से नाराज है। लेकिन सच क्या है? आज तक ने पश्चिमी यूपी में इसकी पड़ताल शुरू की और ग्राउंड पर जाकर जाट नेताओं से बात की। इसमें जो निकल कर आया, आपको वो सुनवाते हैं। एलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाटलैंड में उठाना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि जाट और मुस्लिम हमेशा से साथ होकर के ही चले हैं और इस चुनाव में भी वो साथ हैं। सारे के सारे लोग गठबंधन के साथ हैं। तो सुना आपने, जाट महासंघ के नेता रोहित जाखड़ कह रहे हैं अखिलेश ने जाटों का अपमान किया है, और जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी कह रही हैं कि जाट और मुस्लिम सब समाजवादी और आरएलडी के गठबंधन के साथ हैं। तो फिर रोहित जाखड़ क्यों बौखलाए हुए हैं? तो क्या ये कुछ खास सीट पर जाट सम्मान को लेकर तनातनी मची है? सिवाल खास विधानसभा चौधरी परिवार की विरासत की सीट है। ये सीट बागपत से सटी होने के कारण लोकसभा क्षेत्र बागपत से लगती है। इसी सीट पर चौधरी चरण सिंह 3 बार सांसद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह 6 बार सांसद चुने गए। जाट नेता सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और अखिलेश ने सिवाल खास सीट से मुस्लिम प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद को टिकट दिया है। तो क्या सिर्फ जाटों में मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर ही नाराजगी है? आज तक की टीम पश्चिमी यूपी के जाट बहुल इलाके बागपत और शामली में पहुंची और यहाँ ग्राउंड पर जो देखा उसे आप भी सुनिए। और
यदि यहाँ पे रालोद से कोई मतलब जाट भाई का टिकट दिया होता तो निर्विरोध मतलब साइड देशी फटाफट कोई सोचने का विषय नहीं था। नवाब साहब को जयंत चौधरी ने टिकट दिया, इसी वजह से हम तो जयंत साहब की छवि देख रहे हैं, इन्हीं में उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट है। चौधरी साहब ने जिसे भी टिकट दिया तो सही सोच समझ के दिया हुआ, गलत नहीं दिया जी। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट तो चौधरी के ही नाम से जानी जी, कैंडिडेट को कोई वोट नहीं है। पश्चिमी यूपी में कुछ सीटों पर जाट वोटों का इतना असर है कि हार जीत तय करने की वो ताकत रखते हैं। बता दें कि पश्चिमी यूपी में 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर जाट वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जाट समाज पर नेताओं से ज्यादा खाप पंचायतों का असर है। जाट समाज के तमाम फैसले खाप पंचायत के तहत ही होते हैं। ऐसे में चुनाव में किस पार्टी को वोट करना है, ये भी खाप पंचायत पर ही निर्भर करता है। बागपत से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब की सियासत भी दिलचस्प मोड़ ले रही है। चुनाव से ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू की बहन की एंट्री हुई है, जो सिद्धू पर तगड़े आरोप लगा रही है। और इन्हीं आरोपों को सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे मजीठिया मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन सिद्धू की पत्नी का दावा है कि अमृतसर ईस्ट सीट पर सिद्धू का कोई मुकाबला नहीं है। राजनीति पंजाब में भी जबरदस्त चल रही है और सियासी चक्रव्यूह में सिद्धू फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कल जालंधर की वर्चुअल रैली में चन्नू और सिद्धू को गले मिलवाकर राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की थी कि पार्टी में सब कुछ चंगा चल रहा है। ये कोई लड़ाई है, करवानी नहीं चाहेगा। ना कोई बैर है, ना कोई विवाद। चन्नी और सिद्धू ये चुनाव लड़ेंगे साथ साथ। लेकिन अगले ही दिन सिद्धू के सामने दो चुनौतियां खड़ी हो गई। पहली तो ये कि उनकी एक कथित एनआरआई बहन सुमन तूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों की बौछार कर दी। सिद्धू की कथित बड़ी बहन ने खुलासा करते हुए कहा कि 1986 में अपने पिता भगवंत सिंह की मौत के बाद सिद्धू ने अपनी बूढ़ी मां को घर से निकाल दिया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत की तरह मौत होगी, जिहदे कोल कोई उहदा घर वाला बच्चा नहीं सी, कोई होर नहीं सी, जद कि ए ओदे पैसे ते ऐश कर रहा सी क्योंकि उन्हों हिस्सा ना देना पे, जिस करके इन्हें झूठ बोलिया, जो मैं समझदी हां। और रेलवे स्टेशन ते मर गई, गड्डी दी इंतजार करदी लवारस औरत नहीं सी हो। एक तरफ सुमन तूर ने सिद्धू पर आरोप लगाए, दूसरी तरफ सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट की सीट से विक्रम मजीठिया ने नामांकन कर दिया। मजीठिया को अकाली दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मजीठिया ने नामांकन भरते ही सबसे पहला वार सिद्धू पर उनकी बहन को लेकर ही किया। मजीठिया का कहना था कि बहन सुमन का दर्द समझना चाहिए, भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। मैं उन्होंने नहीं जानती, उन्होंने कोई फादर द पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उत्थे दो डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्होंने। हम आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया के बीच तगड़ी जंग चल रही है। मजीठिया वैसे तो मजीठा सीट से विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें मजीठा के साथ साथ अमृतसर पूर्वी सीट से भी उम्मीदवार बनाया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इसी सीट से चुनावी मैदान में है। मजीठिया का आरोप है कि अगर सिद्धू को कांग्रेस ने सीएम बनाया तो वो इमरान खान से जाकर मिल जाएंगे। और लोग जेड़े भगौड़े ने ना सिद्धू मॉडल वाले, चोर, चीट, धोखे दा मॉडल, इन्हें तो सारियां सरकारां ढालियां, हुण तक कली इमरान खान वाली रह गई। ये थानू उदन ही खबर आऊगी कि राहुल गांधी ते तां बनाया नहीं है, जाके उन्हां दा जाके प्रधानमंत्री उत्थे मुख मंत्री दा पाकिस्तान पंजाब दा चेहरा बन गया। ये तां कुर्सी प्यारी। 18 सालां च बिजली पानी सड़क दा की बनया, पूर्वी च घर नौकरी दा की बनया? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਲ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀਕੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਫਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ
ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। मजीठिया वो नेता हैं जिनके नाम पर पंजाब में तरह तरह के किस्से गढ़े गए हैं। बादल सरकार में उनकी मंत्री रहने के दौरान उड़ता पंजाब वाली तस्वीर के सबसे बड़े कलाकार वही बताए जाते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बावजूद 5 सालों तक इन आरोपों पर कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। अब ऐन चुनावी वक्त पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है तो मजीठिया उल्टे जांच करने वालों को ही घेरे में ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षकों को अजीब फरमान सुनाया है। फरमान ये है कि अब से उनको पढ़ाने के साथ साथ शराब तस्करी भी रोकनी होगी। बाकायदा इसका आदेश जारी हुआ है। शिक्षक हैरान परेशान है। लीजिए, सुशासन बाबू ने सुशासन को नई मंजिल तक पहुंचा दिया है। शराबबंदी वाले बिहार में नीतीश बाबू से शराब की तस्करी और अवैध शराब के धंधे पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल हुआ तो उन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया। इस काम के लिए यानी शराब माफिया को काबू करने के लिए मजबूत कंधे और दमदार जिगर वालों की जरूरत थी। तो सुशासन बाबू को ये दमदार लोग मिल ही गए। जिम्मा दिया गया है शिक्षकों को। जी हाँ, शिक्षकों को, जिनको बिहार ही क्या पूरे देश में कोई भी काम सौंपा जा सकता है सिवाय पढ़ाने के। तो बिहार में भी यही हुआ। जरा बिहार के शिक्षा महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव की इस चिट्ठी पर गौर कीजिए। इसमें शिक्षकों को नया काम दिया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखें, पियक्कड़ों की निगरानी करें, अवैध शराब बनाने वालों पर नजर रखें और इन सब के बारे में हेल्पलाइन पर खबर दें। शिक्षा महकमे में हर तरह के गुरुजी को यह जिम्मा मिला है। क्या उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और क्या तालमी मरकज, सबके शिक्षकों को ये काम करना होगा। आदेश अजीब है, लिहाज विरोध भी हो रहा है। नीतीश सरकार ने बेतुका फैसला लिया है। अब राज्य के शिक्षक पढ़ाने के बदले वो शराब की बोतलें खोजेंगे। शराबबंदी पूरी तरह से राज्य में फेल है। एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं का, शराब तस्करों का खड़ा हो गया है। पूरे देश के अंदर में राइट टू एजुकेशन और नई शिक्षा पॉलिसी लागू है, लेकिन उस शिक्षा पॉलिसी की आत्मा कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाना है, इसको एक राज्य के शिक्षा विभाग के प्रमुख के द्वारा ही अपने पत्र के जरिए धज्जियां उड़ाई जा रही है। विरोध का असर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि कई बार बड़े बाबू आदेश जारी करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर जरा भी गौर नहीं करते। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।